अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। वेलकम टू आवर चैनल। आज के दिन हम हाजिर हैं आपके साथ एक नई वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अपना एक नया पेपर। यस, जून 2022 पेपर 2 और इसमें हम कुछ मखसूस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने सीबीआई में सेलेक्ट किए हैं, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, लेट्स सी अ डायग्राम। यस, इट्स अ पेंटागन। पेंटागन एक 5 साइडेड डायग्राम है। आप देख सकते हैं 5 साइड्स दी गई हैं हमें, और आपसे कहा जा रहा है इसका एरिया कैलकुलेट कीजिए। अच्छा, अब चूंकि ये एक रेगुलर शेप नहीं है, लेकिन हम इस शेप को मुख्तलिफ तरीकों से ब्रेक कर सकते हैं। तो हमने डिसाइड किया यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिए। अच्छा, ये स्ट्रेट लाइन का मकसद क्या है कि आपकी ये शेप दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। एक हिस्सा आपको रेक्टेंगल नजर आ रहा है और एक हिस्सा आपको यहाँ पर ट्राइंगल नजर आ रहा है। अच्छा, ये साइड देखें 6 सेंटीमीटर हो गई। क्यों जनाब 6 सेंटीमीटर हो गई? इसलिए ये कंप्लीट लेंथ है 15 सेंटीमीटर की। उसमें से अगर हम 9 सेंटीमीटर माइनस कर दें तो ये बन जाता है 6 सेंटीमीटर। दूसरी बात, ये 4 सेंटीमीटर है, तो लिहाजा ये भी 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। अच्छा, अब आइए इस लेंथ की तरफ। ये लेंथ वापस 8 सेंटीमीटर है। अच्छा जी, क्यों 8 है? इसलिए कि हमें बताया गया था ये टोटल लेंथ 12 सेंटीमीटर है, लिहाजा ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गई, 4 और 8, दैट मेक्स 12। अब आइए जरा एरिया की तरफ। पहले हम बात कर रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल की। एरिया ऑफ ट्राइंगल के मुताबिक जो फॉर्मूला हमें याद है वो है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। उसके मुताबिक बेस हमारे पास है 8 सेंटीमीटर, यस यू कैन सी, और हम हाइट हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। यहाँ से हम एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं तो बनता है जनाब 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब रेक्टेंगल की तरफ आ जाएं। रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ हमारे पास 15 है, विड्थ हमारे पास 4 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड वी विल गेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल बनता है 60 यूनिट्स, एज यू कैन सी। नाउ एरिया ऑफ द होल शेप, यानी इस पूरे शेप के मतलब ये हुआ कि ट्राइंगल और रेक्टेंगल को ऐड कर लिया जाए। ये लीजिए, हमने ट्राइंगल को इन दोनों को ऐड कर लिया, और यूं आपके पास आ गया एरिया ऑफ द शेप, जिस 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोशिश कीजिए कि याद याद से आंसर्स को हमेशा आंसर स्पेस में लिखा कीजिए, ये मत भूलिए कीजिए। नाउ फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द पेंटागन। सेम पेंटागन, पेरीमीटर का मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स। अच्छा, अब यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि हमारे पास ये साइड 15 है, ये ऐड करनी है, ये 4 है, ये 9 है, बट वी डोंट नो हाउ लॉन्ग दिस साइड इज। अलबत्ता इस साइड की लेंथ हमारे पास मौजूद है 12 सेंटीमीटर। अच्छा, आप नोट कीजिए अब इस लेंथ तक हम कैसे पहुंचे। आपने देखा मैंने रेड लाइन ड्रॉ करी, जिससे हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रही है। ये लेंथ 6 सेंटीमीटर की है, जैसे हम पिछले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। और ये लेंथ 4 सेंटीमीटर है, ये लेंथ 8 सेंटीमीटर है। अब आप नोट कर सकते हैं कि हमें चाहिए, इस लेंथ को हम कैलकुलेट करेंगे, जो कि लेंथ को हम एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब तक ये कैलकुलेट नहीं होगी हम पेरीमीटर मालूम नहीं कर सकते। पाइथागोरस थ्योरम, यस, राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लाजमी बन जाता है। पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेन्यूज एच, और ये वो साइड होगी जो हमेशा 90 डिग्री के सामने होती है। सब्स्टिट्यूट कर लीजिए वैल्यूज। परपेंडिकुलर बेस, इट डजेंट मैटर आप किसको परपेंडिकुलर कहते हैं किसको बेस कहते हैं, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम में कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। लेट्स कैलकुलेट इट। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ रहे हैं कुछ इस तरह से। 100 हुआ, स्क्वायर रूट लिया आपने दोनों तरफ, 100 का स्क्वायर रूट 10 हो जाएगा, लिहाजा आपके पास लेंथ आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। अब आइए पेरीमीटर। पेरीमीटर के लिए अब हमें क्या क्या ऐड करना होगा, लेट्स सी। सबसे पहले हमने 15 को ऐड कर लिया। अब 15 के साथ हम ऐड कर रहे हैं 4 को, दिस लेंथ इज 4 सेंटीमीटर। फिर हम ऐड कर रहे हैं जनाब 9 सेंटीमीटर को, दिस वन इज 9 सेंटीमीटर लॉन्ग। फिर हम ऐड कर रहे हैं एल, यानी लेंथ एल को, जो कि 10 सेंटीमीटर थी, जो हमने अभी अभी कैलकुलेट की है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे तो 12 सेंटीमीटर। अच्छा भाई, ये 12 कैसे हुआ? ये पूरी लेंथ 12 सेंटीमीटर थी, ये भी ऐड की जाएगी। इन तमाम चीज़ों को कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास पेरीमीटर बनता है 50 सेंटीमीटर। ये हो जनाब 50 सेंटीमीटर हमारा पेरीमीटर आ गया इस पूरे पेंटागन का। अच्छा जी, अब कह रहे हैं स्फेयर हैज अ वॉल्यूम।
वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दिया हुआ है, फॉर्मूला भी हमें दे दिया गया, दे आर लुकिंग फॉर द रेडियस। अब मैं वॉल्यूम की जगह पर वॉल्यूम सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। अलबत्ता पाए हमें पता है, पाए के बारे में, और रेडियस हमारे पास नॉट गिवन, ये सब हमें कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा आर को, चूंकि मुझे आर की वैल्यू ढूंढनी है। आप नोटिस कीजिएगा, 3 यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, 3 वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा 2572 के साथ, और 4 पाई यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहां जाके वो डिवाइड करेंगे दूसरी तरफ जाके। नाउ अब हमें आर चाहिए, तो हमने क्या करा, क्यूब रूट। क्योंकि यहाँ पावर 3 थी, इसको हटाने के लिए हमें क्यूब रूट लगाना पड़ा दोनों तरफ। अगर आपको याद हो, यहाँ पर अगर स्क्वायर होता, स्क्वायर हटाने के लिए हम स्क्वायर रूट लगा देना होता, लेकिन यहाँ पर क्यूब है, लिहाजा क्यूब हटाने के लिए दोनों तरफ हमने क्यूब रूट लगाया, लाइक दिस। अब इसे कैलकुलेट करेंगे। लेट्स सी व्हाट इज द रेडियस, 8.495। थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपका आंसर बन जाएगा 8.5 सेंटीमीटर्स। दैट्स द रेडियस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। क्यूबॉइड हैज डायमेंशन। अच्छा, क्यूबॉइड हमारे सामने रखा गया है, इसकी डायमेंशंस ये दी गई हैं, और आपसे पूछा जा रहा है इसका सरफेस एरिया। उसके लिए जरूरी है कि पहले आपके पास टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो। यस, आई होप सबको याद होगा, ट्वाइस ऑफ लेंथ टाइम विड्थ। ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे सरफेस एरिया के लिए। अच्छा, आप देखें मैंने ऊपर मेंशन कर दिया है लेंथ, विड्थ और हाइट, तो लेट्स सब्स्टिट्यूट ईच वैल्यू लाइक दिस। देखिए, लेंथ आ गई, विड्थ आ गई, फिर लेंथ है, फिर हाइट है, फिर हाइट है, और फिर विड्थ है। अब जरा आपको कैलकुलेट करने की बारी है, आइए इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जनाब ये आ गया हमारे पास सरफेस एरिया 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फॉर्मूला की बड़ी अहमियत थी, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए था। फॉर्मूला याद होता तो आपका खुद ब खुद आसान होता चला जाता। आइए जनाब नेक्स्ट पार्ट में देखें क्या कह रहे हैं। अ क्यूब ऑफ एन edge x centimeters has the same surface area as the cuboid। ये क्यूबॉइड का हमने सरफेस एरिया भी मालूम किया है, वही सरफेस एरिया एग्जैक्ट क्यूब का है। तो क्यूब क्या है, एक बॉक्स है 3 डायमेंशन में, जिसकी लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों की तीनों सेम हो जाए, उसे हम क्यूब कहते हैं। अब उन्होंने कहा भाई इक्वेशन बनाइए और उसके बाद फिर सॉल्व कीजिए। अच्छा, डायमेंशन ऑफ क्यूब। क्यूब की डायमेंशन लेंथ 1 सेंटीमीटर, विड्थ 1 सेंटीमीटर और हाइट 1 सेंटीमीटर, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया था। ये क्यूब का फॉर्मूला ये होगा। अब आइए टोटल सरफेस एरिया। फॉर्मूला आपको ये भी याद है, हमने पिछले पार्ट में डिस्कस किया था, वही फॉर्मूला हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। यस, दे हैव मेंशन्ड हियर। अच्छा जी, अब हमने पिछले पार्ट में कैलकुलेट किया 384, दैट्स द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। अब जरा बात कर लेते हैं यहाँ पर। अब देख सकते हैं लेंथ एक्स, विड्थ भी एक्स, सारी वैल्यूज हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी। लेंथ एक्स है, हाइट एक्स है, हाइट एक्स है, विड्थ एक्स है, तमाम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली। याद रहे कि ये एक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, इस बिना पे ये एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर ये तीनों ऐड हो जाएंगे और फिर टाइम्स 2 हो जाएंगे। जनाब कुछ ये बनता है 6x स्क्वायर। अब 6 वहां जाकर डिवाइड करेगा, ये बनता है 64। आपने स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट लगाया दोनों तरफ, लाइक दिस। इस तरह से एक्स की वैल्यू हमारे पास आ रही है 8 सेंटीमीटर। जी ना, हाँ ये आ गया हमारे पास 8 सेंटीमीटर आ गए डायमेंशन और साइड ऑफ द क्यूब। ये लेंथ भी 8 है, विड्थ भी 8 है और हाइट भी 8 है। जी जनाब, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो गया है। अगला क्वेश्चन हमारे साथ क्या है जनाब, ये स्टैटिस्टिक्स के हवाले से क्वेश्चन है। A group of students complete a puzzle। अच्छा, यहाँ हमें दिया गया है पजल टाइम, और टाइम हमें दिया गया है सेकंड्स में। यानी कुछ स्टूडेंट, 13 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका पजल सॉल्व करने का टाइम 80 से लेकर 120 सेकंड्स तक है। इसी तरह
26 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पजल सॉल्व करने का टाइम 120 सेकंड से लेकर 140 सेकंड के दरमियान है। ये इंफॉर्मेशन हमें दी गई है। अब आइए हमसे पूछ क्या रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टुक 2 minutes 20 seconds or less to complete the puzzle। 2 मिनट 20 सेकंड। अच्छा, अब 2 मिनट 20 सेकंड का मतलब बनता है कि कितने सेकंड्स होंगे। आपको पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, लिहाजा हमने इनको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करा देंगे और ये हमारे पास आ जाएगा 140 सेकेंड्स। यानी हम जिन स्टूडेंट्स को ढूंढ रहे हैं वो 140 सेकेंड या उससे कम ले रहे हैं। तो बताइए कितने स्टूडेंट आपके ख्याल में इस टेबल में नजर आ रहे हैं 140 और उससे कम। जनाब टेबल को देखें और से, तो ये देखें 140, 140 और उससे कम, तो ये तमाम स्टूडेंट्स वो हैं जो 140 या उससे कम टाइम लेते हैं। तो देखिए मैंने 13 भी ऐड होंगे इसमें, 26 भी ऐड हो जाएंगे। इसका मतलब ये हो कि हमारे पास ऐसे बच्चों की तादाद हो जाएगी 39 स्टूडेंट्स। तो 39 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि 2 मिनट 20 सेकंड से कम टाइम में पजल को सॉल्व कर लेते हैं, यानी 140 सेकंड में पजल को सॉल्व कर लेते हैं। एक दूसरे हिस्से में चलते हैं क्वेश्चन के। अब कह रहे एस्टिमेट द मीन। मीन कैलकुलेट करने के लिए मिड वैल्यू हासिल करनी होगी, और मिड वैल्यू हासिल करने के बाद हर मिड वैल्यू को उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई भी करना होगा। आइए देखते हैं जनाब यहाँ पर मिड वैल्यू कैसे आई। 80 और 120 को मैंने ऐड कराया और डिवाइड बाय 2 किया। याद रहे ऐड कराने के बाद लाजमी डिवाइड बाय 2 करेंगे, तब जाके आपकी मिड वैल्यू आ जाएगी 100। यहाँ देखें 130, ये किया मैंने 120 140 को ऐड करा और डिवाइड बाय 2 करा। नेक्स्ट मिड वैल्यू सेम केस 140 प्लस 140 150 को ऐड कर डिवाइड बाई 2 कर लिया, और ये आ गया 195 द सेम वे। अब जनाब मल्टीप्लाई करना यानी कि फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय मिड वैल्यू, तो यहाँ लिख लेंगे अपने पास। तीसरा 26 मल्टीप्लाई बाय 130, ये बन जाता है 27 मल्टीप्लाई 145, 24 मल्टीप्लाई 195, रिजल्ट आ गया। अब मीन चाहिए। मीन के मुताबिक समेशन एफ मीन्स कहते हैं ऐड करने को, सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर लें। ये लीजिए मैं सारी फ्रीक्वेंसीज को अब ऐड कर रहा हूँ। टोटल बन रहा है 90 पीपल, तो 90 लोग हैं इस ग्रुप में शामिल जिन पे डिस्कशन हो रहा है। अगला हमें समेशन एफ टी, ये ना, अब ये एफ टी है, इसको सम करना है। अच्छा भाई ये कहाँ से आएगा, ये 1300 प्लस ये प्लस ये सबको ऐड करके आंसर हमारा आ रहा है 13,275। ये हमें तो रिक्वायर है मीन, और मीन का मतलब है सम ऑफ वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। जी, अब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, इन दोनों फिगर्स को। आइए कैलकुलेट कर लेते हैं। मीन हमारे पास आएगा 147.5। दैट्स योर मीन, यस। ओके जनाब रेडी। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में जी
ग्रुप ऑफ एडल्ट्स कंप्लीट cumulative frequency diagram for time song, जो अब यहाँ पीछे टेबल दिया गया उसकी मदद से अब हमें जनाब वाली ये टेबल कंप्लीट करना है। अच्छा जी। और cumulative frequency का उन्होंने हमें दे दिया है। अब ये काम कैसे होगा, ध्यान आपकी तवज्जो चाहिए। नोट कीजिए cumulative frequency at 100, दिस 100, यहाँ पर cumulative frequency अब मैं नोट कर रहा हूँ। देखिएगा मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है, y एक्सिस पे गया हूँ और यहाँ से जो भी फ्रीक्वेंसी है वो मैं यहाँ पर अपने पास नोट करूंगा। दैट्स 8। ठीक है जनाब। अब मैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल रहा हूँ 150 पे। दैट्स 150। 150 पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल रहा हूँ, ये देखिए मैं लाइन ड्रॉ करी। लेट्स चेक योर आंसर 30 ना। इसी तरह हर नंबर पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। लेट्स गो फॉर द 200। 200 के लिए हमने कैलकुलेट किया, यू कैन सी ऑन द लाइन, दिस इज 66। नेक्स्ट हमारे पास है 200, सॉरी 250, और 250 पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कुछ बनती है ऐसे। जी 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 जी, ये हमने आखिरी वाली भी कैलकुलेट करके 300 तक पहुंच गए हम लोग। ये सारी हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। अच्छा, फायदा क्या है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का? हमसे तो पूछ ये रहे हैं कि 100 और 150 के दरमियान कितनी वैल्यूज हैं, तो वेरी सिंपल। अब मैं इन दोनों वैल्यूज को करूंगा सब्ट्रैक्ट, यस, सो दैट आई कैन हैव द फ्रीक्वेंसी इन बिटवीन। तो इनके दरमियान आ रहे हैं 22 लोग, यस 22। फिर देखिए हमें रिक्वायर है 150 और 200, तो वी विल सब्ट्रैक्ट 66 एंड 30। सिमिलरली हमें चाहिए जनाब, नेक्स्ट ग्रुप हमारा है 200 से 250। तो 200 से 250 इन दोनों को माइनस करेंगे, यानी 112 में से हम माइनस कर देंगे 66 को, बनता है 46। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आ गई 46। आखिरी वाला पार्ट रह गया है, तो 300 एंड 250 ये फ्रीक्वेंसीज को माइनस करेंगे और यहाँ बस रिजल्ट आ जाएगा 8। तो यूं हमने टेबल को मुकम्मल कर लिया है। आइए देखते हैं अगले पार्ट में हमारे पास क्या है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, फाइंड एन एस्टिमेट ऑफ द मीडियन। अच्छा जी, अब इसके जरिए आपने मीडियन कैलकुलेट करना है। मीडियन कहते हैं द मिडिल मोस्ट नंबर, वो नंबर जो सबसे दरमियान हो। क्योंकि टोटल वैल्यूज 120 हैं, 120 का हाफ 60 होता है, 60 पे हम कैलकुलेट करेंगे मीडियन, विच सीम्स टू बी 195। तो 195 इज योर मीडियन। अच्छा जी, अब तवज्जो चाहिए और थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है। 55% of the adults took between 125 and k seconds। अच्छा, अब एक टाइम की बाउंड्री दी हुई है, यानी 125 सेकंड से लेकर k सेकंड तक। 125 सेकंड तो यहाँ पर है। अब आगे कौन सा टाइम स्केल है वो हमें नहीं पता, उसको उन्होंने k से रिप्रेजेंट किया, जिसके दरमियान 55% ऑफ द पीपल आ गए, यानी 55% ऑफ 120 लोग आ गए। अच्छा जनाब यार, तो 55% ऑफ 120 क्या बनता है? आइए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये बनता है 66 पीपल, यानी 66 लोग हैं जो 125 और के बीच में है। बड़ी अहम चीज है, ये 125 से ऊपर है और के से नीचे लोग हैं। ठीक है ना? अब तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 125, 125 पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है? आइए देखें, हम आपके सामने दिखा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एट 125 ये बन रही है 18। लेकिन हमें रिक्वायर है के की वैल्यू। अब यहाँ याद रहे 125 और सम वैल्यू ऑफ के दरमियान 66 लोग हैं, मींस 18 के बाद 66 लोग और आ जाएंगे, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एट के विल बी 18 प्लस 66। चीज ना वैरी, इनको ऐड करके बनते हैं 84 पीपल।
तो 84 लोग ऐसे हैं। क्या देखें, देखें मैंने 84 पे मार्क किया फ्रीक्वेंसी को, और यहाँ से मालूम किया टाइम स्केल, और टाइम स्केल आ रहा है 215। तो के की वैल्यू जो है वो होगी 215। तो 215 से लेकर 100, यहाँ देखें कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी हमारे पास ये 125 तक। इनके दरमियान जो बीच में लोग आ रहे हैं वो कितने जनाब, 66 लोग आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इंशाल्लाह ताला हम आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।